दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों, जब भी हम कोई पैसा उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर ब्याज लगाते हैं। तो ये ब्याज कैसे लगता है? तो ये ब्याज जो है दो कंडीशन पर लगता है। पहला तो साधारण ब्याज पर और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों, जब भी हम साधारण ब्याज पर ब्याज की गणना करते हैं तो वो हमेशा मूलधन पर होता है। ठीक है, जैसे कोई धन 5 वर्ष के लिए दिया जाता है तो 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के लिए जो ब्याज है वो केवल मूलधन पर लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है वो पहले वर्ष तो केवल मूलधन पर लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष से जो ब्याज है दोस्तों वो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगने लगेगा। यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। यानी कि दूसरे वर्ष से जो ब्याज है वो मिश्र धन पर लगने लगता है। दोस्तों चलिए समझते हैं इसको कैसे। तो देखिए, मान लीजिए एक अमाउंट है 500 रुपये। ठीक है, ये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है, ब्याज पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम पहले देख लेते हैं कि साधारण ब्याज पर किस तरीके से ये होगा। तो दोस्तों, साधारण ब्याज पर पहले हम साधारण ब्याज देख लेते हैं, साधारण ब्याज, और इधर देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज पर जो दोस्तों ब्याज बनेगा, तो पहले वर्ष के लिए तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज पर जो ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पर लगता है। मूलधन कितना है, 500 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, 500 का 10%, कितना हो जाएगा, 500 का 10% होता है दोस्तों 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये हुआ, ये पहले वर्ष का हो गया। अब आते हैं दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष पर भी क्या होगा, ब्याज जो है हमेशा मूलधन पर लगता है, तो क्या होगा, दूसरे वर्ष मूलधन पर लगेगा। यानी कि 500 का फिर 10%, ये कितना हो जाएगा, फिर 50 रुपये। अब आता है तीसरे वर्ष की बारी। तो तीसरे वर्ष ये भी 500 पर ही लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज पर ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। तो देखिए, पहले वर्ष भी मूलधन पर लगा, दूसरे वर्ष भी मूलधन पर लगा और तीसरे वर्ष भी मूलधन पर ही लगेगा दोस्तों। यानी कि फिर 500 का 10%, 50 रुपये। तो देखिए, 3 वर्ष के लिए दिया गया था, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया, प्रत्येक वर्ष 50 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये। तो आप गौर करेंगे इसमें कॉमन क्या है, कि कॉमन ये है दोस्तों कि जो ब्याज है हमेशा मूलधन पर लग रहा है। पहला तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, और दूसरा कॉमन क्या है कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो एक समान आ रहा है दोस्तों। पहले वर्ष का भी 50 रुपये आया, दूसरे वर्ष का भी 50 रुपये आया और तीसरे वर्ष का भी 50 रुपये ही आया। अब तीनों को अगर हम जोड़ दें, तीनों को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा हमें, 150 रुपये दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से 500 रुपये का 10% 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 150 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं कि सेम डाटा का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलता है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, उसमें जो ब्याज है वो पहले वर्ष के लिए मूलधन पर लगता है। ठीक है, पहले वर्ष के लिए तो मूलधन पर लगता है। तो देख लिए, पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये हुआ। अब देखते हैं दूसरे वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष, तो जब बारी आती है दोस्तों दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है, जो ब्याज है वो मूलधन पर नहीं लगता है बल्कि मिश्र धन पर लगता है। मिश्र धन यानी कि पिछले वर्ष के जो मूलधन है प्लस ब्याज। तो देखिए, पिछले वर्ष का मूलधन क्या था, मूलधन था 500 और ब्याज कितना आया, 50। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। अब ये जो 550 मिश्र धन हुआ है, मिश्र धन यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद जो 550 मिश्र धन हुआ है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। यानी कि अब जो अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा इस पर लगेगा, ये जो पहले वर्ष का मिश्र धन बना है ना, उस पर दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा। यानी कि 550 का देखिए 10% है ना, 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 55 रुपये। ठीक है, तो देखिए, पहले वर्ष का ब्याज कितना था, चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, 55 रुपये, बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का बात हो रहा है इसलिए अब तीसरे वर्ष। अब क्या करेंगे, जो तीसरे वर्ष का मूलधन होगा अब वो कौन होगा,
तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन क्या था 550 रुपए और ब्याज कितना था 55 रुपए। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, मूलधन और ब्याज को, तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो 550 और 55 को जोड़ने से हमें 605 रुपए 605 रुपए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये रुपए में है। ठीक है, तो अब ये जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या करेगा, मूलधन का कार्य करेगा। यानी कि अब ब्याज किस पर लगेगा, अब ब्याज लगेगा 605 रुपए पर। तो 605 का 10% होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा 60.5 रुपए। ठीक है, 60.5 रुपए। तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना था 50 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज था 55 रुपए और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 60.5 रुपए। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो ब्याज है दोस्तों वो बढ़ रहा है, वो एक समान नहीं है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष जो ब्याज है वो बढ़ता है। और बढ़ता क्यों है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसका मूलधन भी बढ़ जाता है। अब मूलधन कैसे बढ़ता है, तो अगले वर्ष का जो मूलधन होता है दोस्तों वो पिछले वर्ष का मिश्र धन होता है। यानी कि जो पहले वर्ष का मिश्र धन था वो दूसरे वर्ष का क्या हो गया, मूलधन बन गया। दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन था वो तीसरे वर्ष का मूलधन बन गया। क्योंकि मूलधन बढ़ रहा है इसलिए ब्याज भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो देखिए अब तीनों वर्ष का ब्याज हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 दशमलव, ठीक है, और इधर ये 5 हो जाएगा और 6 5 11 और 5 16, यानी कि 165 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखिए, साधारण ब्याज कितना निकला 3 वर्ष का 150 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का कितना निकला, ये निकला 165 रुपए 50 पैसे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो रहा है दोस्तों कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज जो है हमेशा, देखिए साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, लेकिन जब बात करें हम चक्रवृद्धि ब्याज की दोस्तों तो केवल पहले वर्ष जो ब्याज है वो मूलधन पर लगेगा, लेकिन अगले वर्ष से जो ब्याज है मूलधन के साथ साथ ब्याज यानी कि मिश्र धन पर लगने लगता है। ठीक है, जो ठीक पिछले वर्ष का मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष का मूलधन बनते जाता है और उस पर ब्याज लगते जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष मूलधन भी बढ़ता है और मूलधन बढ़ता है इसलिए ब्याज भी बढ़ने लगता है दोस्तों। इसीलिए साधारण ब्याज में आपको ब्याज कम बढ़ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है वो ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये तो एक प्रकार से क्या कहें, ये हो गया एक लॉन्ग मेथड, बट इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया, ठीक है, बट इसको हम एग्जाम में फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम में फॉलो करेंगे तो मान लीजिए मैंने तो यहाँ 3 वर्ष दिया है, अगर एग्जाम में 5 वर्ष दे दिया तो आप कितना लंबा करते रहेंगे, है ना, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए समय बचाने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, उन फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हम जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं जिनके हेल्प से हम जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चूंकि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, मिश्र धन पर करते हैं। ठीक है, पहले वर्ष तो मूलधन पर होता है, बट दूसरे वर्ष से जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो किस पर होता है, वो मिश्र धन पर होता है। तो चलिए मिश्र धन निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। मिश्र धन निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ना। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है A = P विद इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर, इसका होल पावर है n। ठीक है, यह है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फार्मूला दोस्तों। क्या है ये, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फार्मूला। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन हम पहले क्यों निकालते हैं, क्योंकि ब्याज की जो गणना होती है वो चक्रवृद्धि मिश्र धन पर ही होती है, इसलिए। ठीक है, अब यहां पर A क्या है, ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। P क्या है, P है यहां पर मूलधन दोस्तों, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, A है चक्रवृद्धि मिश्र धन, P है मूलधन, R यहां पर R जो है वो है दर। ठीक है, R बराबर क्या है, दर, जो रेट दिया रहता है क्वेश्चन में वो है R। ठीक है, यहां पर n है, तो n है दोस्तों समय, जो भी समय दिया है वो होगा n। यानी कि A की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन लिखेंगे। ठीक है, P की जगह में मूलधन लिखेंगे, अगर दिया है तो R की जगह दर लिखेंगे और n की जगह समय लिखेंगे दोस्तों। तो ये फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का। ठीक है, अगर हमने चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लिया, ठीक है, तो हम जो ब्याज है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देना है दोस्तों। यानी कि
देखिए ये हमारा, देखिए 1 प्लस आर बाई 100 इसका पावर n है। इसमें से मूलधन को घटा दीजिए, इसमें से मूलधन को घटा दीजिए तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कि चक्रवृद्धि मिश्र धन तो इतना होता है ना निकालने का। अब इसमें से हम मूलधन को घटा दे रहे हैं तो ये जो एक डाटा तैयार होता है उससे हमें क्या मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का और यह है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला। ठीक है, जहां पर P क्या है, मूलधन है, R है दर, N है समय। ठीक है, तो अगर इससे हम इस मूलधन को घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस फार्मूला है दोस्तों, जिससे आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है दोस्तों कि जो दर है, मान लीजिए जो ब्याज जो मूलधन है वो 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है। तो ऐसा होता है जैसे 3 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कोई अमाउंट दिया गया है, मूलधन दिया गया है ब्याज पर। तो पहले वर्ष के लिए क्या होता है, कुछ दर कुछ अलग होता है, दूसरे वर्ष के लिए दर कुछ अलग होता है और तीसरे वर्ष के लिए दर कुछ अलग होता है। यानी कि पहले वर्ष के लिए अगर हम मान ले दर है R1, ठीक है ना, दूसरे वर्ष के लिए दर है आपका R2 और तीसरे वर्ष के लिए है दर जो है वो R3। तो इस कंडीशन में हम फार्मूला कैसे लगाएं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, वो हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्तों। कैसे, चलिए बताता हूं। देखिए हम पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, P तो रहेगा। ठीक है, P तो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो मूलधन है वो शुरू में रहता है। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए तीनों जो दर है अलग अलग है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे। यानी कि देखिए 1 प्लस R1 बाई 100। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस R2 बाई 100। ठीक है, R2 बाई 100 और तीसरा लिखेंगे 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, यानी कि पहले देखिए मूलधन गुणा पहले जो वर्ष का रेट है उसको फार्मूला में रखेंगे, फिर दूसरे वर्ष का जो रेट है उसको और तीसरे वर्ष का जो रेट है वो रखेंगे दोस्तों। यानी कि 3 प्रकार के रेट हैं, तो तीनों का आपको एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपको अगर 5 वर्ष दिया है तो पांचों वर्ष का अगर रेट अलग अलग है तब, मान लीजिए 2 वर्ष दिया है, दोनों वर्ष का रेट अलग अलग है तब, या फिर 3 वर्ष दिया है तो तीनों वर्ष का रेट अलग अलग है तब इस फार्मूला का यूज करना है। अगर 2 वर्ष का रेट दिया है दोस्तों, दोनों अलग अलग है, तो हमको केवल यहां तक लेना है। ठीक है, केवल यहां तक लेना है। अगर 3 वर्ष दिया है तब इसको शामिल करना है। अगर 4 वर्ष दिया जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R4 बाई 100। इस तरीके से वो बढ़ते जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 4 वर्ष का दिया है रेट तो। ठीक है, तो जितने वर्ष का दिया है रेट उतने वर्ष को अपने को ले लेना है। यानी कि अगर 2 वर्ष दिया तो 2 को लेना है, 3 वर्ष दिया तो 3 को लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको समझ के चलना है। ठीक है, अभी हमने समझा कि अगर रेट अलग अलग है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक समय भी है, n यानी कि समय। तो समय को कभी कभी फ्रैक्शन में दे दिया जाता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में, तो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे दे दिया जाता है 4/1/2 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष 6 माह। ठीक है, तो अब इसको इसमें कैसे फिट करें, क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, a बराबर P + 1/r
100⁴ ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, अगर समय इस तरीके से दिया है तो हम उसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इससे जो हमारा कैलकुलेशन है वो एकदम लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत ही कठिनाई होगी इसको सॉल्व करने में, इसका आंसर लाने में। तो इसको हमें किस तरीके से करना है दोस्तों? हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जो 4 वर्ष यहाँ पर देखिए 4 सही 1/2 वर्ष दिया है ना, इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि पहले 4 वर्ष धन आधा वर्ष, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए समझने के लिए, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए 2 समय बता रहे हैं ना, पहला 4 वर्ष है, दूसरा आधा वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में बताता हूं। तो पहले कैसे क्या करेंगे, पहले में समय 4 लिख दीजिए, ठीक है। जैसे हम n लिखते हैं ना समय, वहां पर 4 लिख दीजिए, जो 4 वर्ष दिया है। तो अब ये आधा वर्ष जो दिया है उसको हमको करना क्या है, फिर से लिखिए 1 + r/100, इसको एज इट इज लिख दीजिए और उसमें गुणा कर दीजिए 1/2 का। कुछ इस तरीके से पहले में पावर में दे रहे हैं और दूसरा जो फ्रैक्शन में आ रहा है समय, उसको हम गुणा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर जो समय है वो भिन्न के रूप में दिया है, यानी कि फ्रैक्शन में दिया है, तो हम उसको इस तरीके से कर देते हैं। जो पहला पार्ट रहता है उसको तो हम घात के रूप में लिखते हैं, बट जो दूसरा पार्ट रहता है यानी कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम इसके गुणा के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अगर जो समय है वो फ्रैक्शन में दे दिया गया है तब, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ब्याज की गणना होती है वो तिमाही बोला जाता है, छमाही बोला जाता है, यानी कि त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना कीजिए, और कभी कभी कहा जाता है कि अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना कीजिए। तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फार्मूला तो हमारा ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। तो जब कभी भी जैसे कोई रेट दिया है 10%, ठीक है, 10% रेट दिया है और समय दिया है दोस्तों 8 वर्ष, ठीक है, समय दिया है 8 वर्ष। तो जब कभी भी आपको बोला जाता है तिमाही आधार पर, ठीक है, या त्रैमासिक या तिमाही, इसके आधार पर ब्याज की गणना कीजिए। तिमाही मतलब 3 माह, त्रैमासिक मतलब 3 माह, ठीक है, 3 माह, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो एक वर्ष में यानी कि 12 माह में 4 तिमाही होते हैं दोस्तों। ये जो 12 वर्ष है 3 3 3 और 3, देखिए जोड़ेंगे इन चारों को तो हमारे 12 मिलेगा, यानी कि 12 माह में 4 तिमाही होते हैं, ठीक है। कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना कीजिए, त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना करने का तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे अगर वार्षिक है तो जो ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ 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 ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब वार्षिक दर पर होता है ब्याज की गणना तो 1 साल के बाद ही ब्याज पर ब्याज बनता है। लेकिन अगर वहीं पर हमें कह दिया जाए कि तिमाही आधार पर ब्याज की गणना कीजिए, तो तिमाही का आधार होता है दोस्तों हर 3 माह के बाद ब्याज पर ब्याज लगने लगता है, ठीक है, हर 3 माह के बाद ब्याज पर ब्याज लगने लगता है, इसका मतलब होता है तिमाही, ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाता है 6 माह यानी कि 6 माही, तो हर 6 माह के बाद ब्याज पर ब्याज बनेगा, उसको 1 वर्ष की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहां पर 3 वर्ष में यानी त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जा रहा है, चूंकि 12 माह यानी कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो जब भी तिमाही के आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों, तो आपको हमेशा समय के साथ 4 का गुणा करना है और दर में 4 का भाग दे देना है। यानी कि यही फार्मूला क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, P विदिन ब्रैकेट 1 + r/100 × 4। देखिए दर यहां पर है, इसमें 4 का भाग दिया जा रहा है, ठीक है, और यहां पर समय है ना तो उसमें 4 का गुणा कर दीजिए इस तरीके से। अगर त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जा रहा है तब की कंडीशन में, क्यों, क्योंकि
12 माह में 4 तिमाही होते हैं इसीलिए दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 तिमाही है ना ये, तो चूंकि 4 तिमाही है और त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम 4 का गुणा क्या करेंगे, समय के साथ करेंगे और 4 का भाग हम दे देंगे दर पर, ठीक है। ये हो गया त्रैमासिक के लिए, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर त्रैमासिक यानी कि तिमाही आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जाता है तब की दोस्तों, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि अर्धवार्षिकी यानी कि छमाही के आधार पर ब्याज करने की गणना भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए 12 माह में कितने छमाही होते हैं, तो 12 माह में 2 छमाही होते हैं दोस्तों, 6 माह, ठीक है। छमाही मतलब 6 माह का अवधि, छमाही मतलब 6 माह की अवधि। तो 12 माह में 2 छमाही होते हैं, यानी कि 6 + 6 = 12 होता है ना, तो इसमें 2 छमाही होते हैं, ठीक है। तो जब भी अर्धवार्षिक आधार पर यानी कि छमाही पर ब्याज की गणना कीजिए, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे 1 + r/100। अब इसमें हम क्या करेंगे, समय में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 छमाही हो रहा है इसीलिए 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, और जो दर है उसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब 2 का यहाँ पर डाटा क्यों ला रहे हैं, क्योंकि 12 माह में 2 छमाही होते हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखिए पहले में क्या था, क्योंकि 12 माह में 4 तिमाही होते थे, इसलिए जब त्रैमासिक आधार पर आता था तो हम 4 का गुणा समय के साथ करते थे, 4 का भाग हम दर पर देते थे। अब जब छमाही आधार पर आ रहा है दोस्तों, यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर आ रहा है, तो चूंकि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इसीलिए हम 2 का गुणा समय के साथ करेंगे और 2 का भाग देंगे दर को, ठीक है। दर पर हम 2 का भाग देंगे। तो ये जो फार्मूलास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलास आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, बस आपको याद रखना है इन फार्मूलास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलास है। आप इनको अपने दिमाग में एकदम रट लीजिए, एकदम बसा लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लें दोस्तों, ठीक है।